समुद्र से थोड़ी दूर मछुआरों का एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। इस गांव में कोई भी आदमी मछली नहीं पकड़ता था, फिर भी सभी इसे मछुआरों का गांव ही कहते थे। कहा जाता है, बहुत पहले एक महात्मा शांतिपुर में आए थे। उन्होंने गांव वालों से कहा था, यहाँ समुद्र में ताप्ती नामक पवित्र नदी का जल गिरता है। तुम यहाँ मछलियाँ मत पकड़ना। यदि तुमने मछलियाँ पकड़ी तो पूरे गांव पर भयंकर मुसीबतें आएंगी। इसके बाद कभी किसी ने समुद्र से मछलियाँ नहीं पकड़ी। ये लोग समुद्र में व्यापार के लिए जाने वाली नौकाओं में सामान लादते थे, आने वाली नौकाओं से सामान उतारते। यही इनका मुख्य काम था। इस गांव में माणिक नामक एक व्यक्ति रहता था। वो भला और मेहनती था, बोझ उठाने में भी अव्वल। नौकाओं में फटाफट सामान भर देता। काफी पैसे कमा लिए थे उसने। उसके पड़ोस में ही शीतक नामक आलसी आदमी रहता था। वो जब तब माणिक से उधार मांगता रहता। माणिक ने भविष्य में उसे उधार देने से मना कर दिया, इसलिए शीतक माणिक से ईर्ष्या करने लगा। एक दिन भूखे शीतक ने चुपके से समुद्र से मछलियां पकड़ लीं। उसी रात माणिक के घर लड़की पैदा हुई, पर बेटी के जन्म के कुछ देर बाद ही माणिक की पत्नी चल बसी। माणिक ने अपनी बेटी का नाम सुधा रखा। सुधा को सब गांव वाले मनहूस समझते थे, क्योंकि उस साल नारियल के पेड़ों पर भी फल नहीं लगे। समुद्र में तूफान आते रहे, अतः व्यापारियों की नौकाएं भी बहुत कम आई। लोग बेरोजगार हो गए, भूखों मरने की नौबत आ गई। शीतक ने लोगों से कहा, माणिक के घर जो लड़की पैदा हुई वो अभागिन है, इसीलिए यह सब हो रहा है। लोगों ने मुखिया को सलाह दी, माणिक और उसकी बेटी को गांव से निकाल देना चाहिए। मुखिया ने माणिक को बुलाकर कहा, तुम्हारी लड़की मनहूस है, इसी कारण पूरे गांव को कष्ट उठाना पड़ रहा है। तुम तब तक गांव से बाहर रहो जब तक पेड़ों पर फल नहीं लग जाते। माणिक अपनी बेटी को बहुत चाहता था। लोग उसे मनहूस कहें, यह उसे अच्छा नहीं लगा, पर मुखिया की बात तो माननी ही थी। वो गांव छोड़कर जंगल में चला गया। एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बना ली। जंगल को साफ कर कुछ हिस्से में फसल उगा ली। धीरे धीरे समय बीता। सुधा बड़ी होती चली गई। कई साल बीत गए, पर पेड़ों पर फल नहीं लगे। एक दिन खेलते खेलते सुधा एक हरा नारियल उठा लाई। माणिक ने देखा तो खुशी से झूम उठा। इसका मतलब यह था कि फल लग गए, अब वो गांव जा सकता है। अगले दिन माणिक सुधा को ले गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में देखा, पेड़ों पर फल लगे हुए थे। दोपहर तक वे गांव पहुंच गए। जब शीतक को पता लगा कि माणिक गांव लौट आया है, तो उसे चिंता हुई। उसने तो पीछे से माणिक के घर और सामान पर भी कब्जा कर लिया था। अब सब लौटाना पड़ेगा। तभी उसने सोचा, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे माणिक वापस जंगल में चला जाए। उसने अगले दिन फिर समुद्र से मछलियां पकड़ ली। रात को भारी तूफान आया, पेड़ गिर गए, बारिश रुकने का नाम न ले रही थी। शीतक मुखिया के पास गया, बोला, मैं कहता था न, माणिक की लड़की शापग्रस्त है। जैसे ही वो फिर से गांव आई है, मुसीबतें शुरू हो गई। इसे फिर गांव से निकाल दो। मुखिया ने माणिक को बुलवाया, कहा, तुम आज ही अपनी लड़की को कहीं बाहर भेज दो, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। माणिक गिड़गिड़ाया, ऐसे मौसम में उसे कहाँ छोड़ूं, मुखिया जी। मुखिया बोला, वो बड़ी हो गई है, तुम कहीं उसकी शादी कर दो ताकि वो गांव में न रहे। शीतक ने ताना दिया, इस मनहूस से कौन शादी करेगा। शीतक की बात माणिक को चुभ गई। बोला, ठीक है मुखिया जी, चाहे मुझे अपनी बेटी का विवाह किसी पेड़ से करना पड़े, मैं कल ही इसका विवाह कर दूंगा। मुखिया और शीतक ने कहा, यदि कल दिन में कोई युवक इससे विवाह के लिए तैयार न हुआ, तो शाम को इसका विवाह तुम्हें किसी पेड़ से ही करना होगा। आसपास के गांवों में सब लोगों का विश्वास था कि सुधा अभागिन लड़की है, इसलिए कोई भी उससे विवाह को तैयार नहीं हुआ। गांव से दूर एक बरगद का पेड़ था। अगले दिन सब मिलकर सुधा को वहां ले गए। मुखिया ने सुधा से कहा, कोई भी युवक तुमसे शादी करने को तैयार नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा विवाह इस पेड़ से कर रहे हैं। तुम पेड़ के चक्कर लगाकर फेरे लो। डरकर सुधा ने पेड़ के चक्कर लगाए। शादी हो गई। माणिक की आंखों में आंसू आ गए। जो लोग माणिक से सहानुभूति रखते थे, उन्होंने सुधा को एक टोकरी फल और एक दोना भुने चने दिए। सब लोग वापस गांव आ गए। उदास सुधा पेड़ के पास बैठ गई। रात घिर आई थी।
जंगल में अकेली सुधा को डर लगा। वो रोने लगी। तभी अचानक पेड़ से एक युवक नीचे उतरा। सुधा ने उसे देखा तो हैरान हो गई। वो डरकर चीखती। इससे पहले ही युवक ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैंने सब बातें सुन ली हैं। मैं सतनगर के व्यापारी सेठ सुदर्शन का लड़का इंद्रजीत हूँ। नौकाओं में सामान भरकर विदेश बेचने गया था। काफी धन कमाकर लौटा। अपने साथियों के साथ घर जा रहा था कि रास्ते में डाकू आ गए। हम डरकर भागे, लेकिन मेरे कुछ साथियों को डाकुओं ने पकड़ लिया। मैं छिपते छिपाते यहाँ तक आ गया। सारा धन पेड़ की खोखल में छिपा दिया और स्वयं पेड़ पर चढ़ पत्तों में छिप गया। अब तुम्हें देख निश्चिंत हो गया हूँ। मैं कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। सुधा ने टोकरी से फल और दोने से भुने चने निकालकर इंद्रजीत को दिए। इंद्रजीत ने खाया तो जान में जान आई। बोला, तुमने पेड़ से शादी की है। पेड़ पर मैं था, इसका मतलब यह कि तुमने मेरे संग फेरे लिए हैं। धर्म के अनुसार तुम मेरी पत्नी हो। अब मेरे साथ घर चलो। मेरे माता पिता तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। सुधा मना करती भी कैसे। अगले दिन दोनों सतनगर पहुंचे। सुदर्शन सेठ ने पुत्र को देखा तो खुशी से आंसू निकल आए। सेठानी ने बेटे को गले लगाया। इंद्रजीत ने आपबीती कह सुनाई। सेठानी बोली, मेरी बहू मनहूस नहीं, भाग्यवान है। इसके आते ही घर खुशियों से भर गया। उस रात फिर समुद्र में तूफान आया। शांतिपुर के सब घर बह गए, सामान बह गया, किसी के पास कछ नहीं बचा था। घबराकर सब लोग एक जगह एकत्र हो गए। मुखिया ने शीतक से कहा, तुम कहते थे मनहूस सुधा के कारण यह सब हो रहा है। सुधा चली गई, अब ऐसा क्यों हुआ? एक बूढ़ा बोला, लगता है जरूर किसी ने समुद्र से मछलियां पकड़ी हैं। यह उनका शाप है। मुखिया ने कहा, जल्दी ही पता चल जाएगा। हम उसे समुद्र में फेंक देंगे ताकि मछलियां उस व्यक्ति को खा लें और समुद्र शांत हो जाए। शीतक को लगा उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो रात को ही गांव छोड़कर भाग गया। अगले दिन सुधा को पता चला कि शांतिपुर में तूफान से सब तबाह हो गया है, तो उसे दया आ गई। अपने पति के साथ मिल लोगों की सहायता करने की सोची। वे गाड़ियों में अन्न, वस्त्र आदि भरकर शांतिपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें शीतक मिला। वो एक पेड़ के नीचे बैठा सर्दी से कांप रहा था। भूख से उसकी जान निकली जा रही थी। सुधा को देखते ही उसने उसे पहचान लिया। रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बचा लो, मुखिया मुझे समुद्र में फेंक देगा। सुधा ने उसे खाना दिया। अपने साथ बैठाकर वे शीतक को शांतिपुर में ले आए। गांव आकर सुधा ने सबको पूरी कहानी कह सुनाई। लोगों के सिर शर्म से झुक गए। मुखिया ने सुधा को गले लगा लिया। शीतक तुरंत मुखिया और माणिक के पैरों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए बोला, सुधा मनहूस नहीं थी, मैंने ही मछलियां पकड़कर गांव को मुसीबत में डाला था, मुझे माफ कर दो। माणिक और सुधा के कहने पर मुखिया ने शीतक को क्षमा कर दिया। सुधा और इंद्रजीत ने सबको वस्त्र और अन्न दिया, उनके मकान भी बनवा दिए। अब समुद्र शांत हो गया था।